हेलो दोस्तों, बॉलीवुड मिसाल में आपका स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 2021 में आई विक्रांत मैसी की सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई फिल्म हसीन दिलरुबा। इस मूवी की सबसे खास बात है इसकी एंडिंग क्लाइमेक्स, जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। मूवी की शुरुआत में ज्वालापुर की रहने वाली रानी नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने घर के बाहर कुत्तों को मटन खिला रही होती है कि तभी रानी के घर में अचानक से धमाका होता है। ये देख रानी भागकर अपने घर के अंदर जाती है। वहाँ उसे अपने हस्बैंड रिशु का कटा हुआ हाथ दिखता है। ये देख रानी सदमे में आ जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आती है और उस जगह की जांच करने लगती है। जांच में उन्हें एक हाथ और कुछ ब्लड सैंपल मिलते हैं, जिसे देख सीनियर इंस्पेक्टर किशोर को शक हो जाता है। किशोर ये सोचने लगता है कि ये हादसा नहीं, कोई मर्डर है। इसके बाद स्टोरी पास्ट में जाती है और यहाँ हम रिशु और उनके फैमिली को देखते हैं, जो लड़की देखने के लिए दूसरे शहर जा रहे होते हैं। यहाँ रिशु की मम्मी रिशु से कहती है, इस बार कोई नखरे मत करना और एक बार में लड़की पसंद कर लेना। थोड़ी देर बाद ये लोग लड़की वालों के घर पहुंचते हैं। यहाँ दोनों परिवार आपस में रिश्ते की बात करते हैं कि तभी रानी की बहन सब लोग के सामने आकर कहती है, रिशु से दीदी अकेले में बात करना चाहती है। ये सुन रिशु अंदर आ जाता है और रानी से मिलता है। रिशु थोड़ी देर रानी को देख शर्माता है, पर रानी उससे बात कर उसे कंफर्टेबल फील कराने लगती है। इसके बाद रिशु रानी से पूछता है, आपकी हॉबी क्या है? इस पर रानी कहती है, मेरी एक ही हॉबी है, क्राइम नॉवल पढ़ना। मुझे दिनेश पंडित नाम के राइटर का क्राइम नॉवल पसंद है। यहाँ रानी प्रोफेशन से एक ब्यूटिशियन होती है और रिशु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। दोनों के प्रोफेशन और पर्सनैलिटी काफी अलग होते हैं। यहाँ रानी रिशु से कहती है, तुम इलेक्ट्रिक इंजीनियर हो ना, क्या तुम मेरा ये फैन ठीक कर सकते हो? काफी दिन से ये खराब पड़ा हुआ है। ये सुन रिशु फैन ठीक करने लगता है, पर तभी वहाँ रिशु की मम्मी आ जाती है और रिशु को फैन ठीक करते हुए देख लेती है। इसके बाद ये लोग अपने घर चले जाते हैं। यहाँ रिशु की मम्मी लता सीन क्रिएट करते हुए कहती है, तू उस लड़की से शादी नहीं करेगा, वो इस घर के लायक नहीं है। वो अभी से तुझसे काम करवा रही है। अगर वो इस घर में आएगी तो सबका जीना हराम कर देगी। इस पर रिशु कहता है, मम्मी इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा बवाल नहीं करते। वो इस घर में आते ही सब कुछ समझ जाएगी। आप बेफिक्र रहो और शादी की तैयारी करो। धीरे धीरे दिन बीतता है और रिशु और रानी के शादी के दिन नजदीक आ जाते हैं। इसी बीच रिशु रानी के नाम का टैटू बनवाता है और इसके अगले दिन इन दोनों की शादी हो जाती है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ इंस्पेक्टर किशोर रानी से कहता है, तुम रिशु से कैसे मिले? शादी के बाद तुम दोनों का रिलेशन कैसा था? ये सब शुरू से बताओ। रानी यहाँ स्टोरी बताती है और कहानी पास्ट में पहुंच जाता है। शादी के बाद रिशु रानी को अपने घर ले आता है। रानी को यहाँ का माहौल कुछ खास पसंद नहीं आता। इसके बाद रिशु और रानी साथ बैठकर दिनेश पंडित के ऊपर चर्चा करने लगते हैं। रिशु रानी से कहता है, मैं भी अब दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़ने लगा हूँ। ये सुन रानी इम्प्रेस होने लगती है और रिशु के करीब आने लगती है, पर रिशु शर्मा जाता है और बिना कुछ किए सो जाता है। ये देख रानी ऑकवर्ड हो जाती है। अगली सुबह होते ही रानी रिशु को चाय बनाने के लिए बोलती है। इस पर रिशु की मम्मी लता टोकते हुए कहती है, आज तुम्हारा मुंह दिखाई का रस्म है, चाय और पकोड़े तुम बना कर लाओगी। इस पर रानी कहती है, सासू माँ मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। ये सुन लता भड़क जाती है और रानी से कहती है, तुम्हारी मम्मी ने तो कहा था कि तुमको सब बनाने आता है। इस पर रानी कहती है, मम्मी ने तो बस यूं ही कह दिया था। अगर आपको फेशियल, वैक्सिंग, मसाज इन सब में से कुछ करवाना है तो बता दीजिए, ये सब मैं कर सकती हूँ। ये सुन लता को समझ आ जाता है कि घर के अब सारे काम अब मुझे ही करने होंगे। इसके अगले दिन रिशु जब ऑफिस से अपने घर आता है तो वो देखता है रानी ने उसके पापा का मेकओवर कर दिया। ये सिलसिला ऐसे ही हर दिन चलने लगता है। इसके अगले सीन में रात होते ही रानी रिशु के करीब आने लगती है, पर रिशु उसी वक्त घबरा जाता है। बिना कुछ किए वो फिर से सो जाता है। ये सब देख अब रानी भी परेशान होने लगी थी। इसके बाद रानी अपनी मम्मी और मौसी को कॉल करके ये सब बातें बताती है। इस पर उसकी मौसी कहती है, बेटा कोई और तरीका अपनाओ। दूसरी तरफ रिशु भी अपने दोस्तों को इस प्रॉब्लम के बारे में बताता है, पर इनके दोस्त भी कुछ खास मदद नहीं कर पाते। अगले दिन रानी अपनी मौसी और मम्मी से बात करते हुए कहती है कि रिशु जी तो पूरा फुसकी निकला। तभी रिशु ये सब बातें सुन लेता है और उसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद रिशु ऑफिस से हर दिन घर लेट आने लगता है और रानी को इग्नोर करने लगता है। ये सब देख रानी एक दिन फ्रस्ट्रेट हो जाती है और रिशु से पूछती है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझे बताओ। तुम ढंग से बात नहीं करते और ऑफिस से भी रोज लेट आते हो। इस पर रिशु कहता है, मैंने MBA क्लासेस ज्वाइन कर ली है। मेरी ऑफिस से छुट्टी होने के बाद मैं वहीं जाता हूँ।
पर रानी को इस बात पे तसल्ली नहीं होती और वो दूसरे दिन रिशु का पीछा करते हुए उसके क्लास पहुंच जाता है। रानी उसे वहां एक लड़की से बात करते हुए देख लेती है। ये देख रानी उसके पास जाकर कहती है, घर में बीवी के रहते हुए तुम बाहर अफेयर चला रहे हो। इस पर रिशु कहता है, ये मेरी क्लासमेट है और तुम MBA क्लासेस के बाहर खड़ी हो। तुम्हारी सोच इतनी खराब है, मैंने कभी सोचा नहीं था। ये सुन रानी को अपने अंदर गिल्ट फील होता है। इसके बाद रिशु गुस्से से घर पहुंचता है और हनीमून में जाने वाली गोवा की टिकट फाड़ के फेंक देता है। ये देख रानी अपसेट हो जाती है। अगली सुबह घर में एक नया मेहमान आता है जिसका नाम नील होता है। नील जो है रिशु का कजन ब्रदर होता है जो यहाँ कुछ दिन के लिए घूमने आया था। नील प्रोफेशन से रिवर राफ्टर था। वो टूरिस्टों को रिवर राफ्टिंग कराने का काम करता था। यहाँ रानी नील को देख अट्रैक्ट हो रही थी। तभी नील रानी को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है, भाभी आप तो काफी खूबसूरत हो, हमारे भोले भाले भैया के चक्कर में कैसे पड़ गए। ये सुन रानी नील से कहती है, तुम्हारे भैया दिल के काफी अच्छे हैं। इसके अगले सीन में सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं कि तभी नील रिशु से कहता है, भैया ये साग सब्जी से मन नहीं भरता, अगर गर्मा गर्म मटन मिल जाती तो मजा आ जाता। इस पर लता कहती है, बेटा मेरे घर में ये सब नहीं बनता। इसके अगले दिन नील जब वर्कआउट कर रहा होता है तो रानी को देख चाय की रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद रानी किचन में जाकर चाय बनाने की कोशिश करती है पर उसे नहीं बनानी आती। उसी वक्त रिशु भी वहाँ होता है। वो उसकी हेल्प करता है और चाय बन जाती है। इसके बाद रानी नील को चाय देते हुए कहती है, तुम भी दिनेश पंडित के नॉवेल्स पढ़ते हो क्या। इस पर नील कहता है, हाँ मुझे पसंद है। यह सुन रानी और भी इम्प्रेस हो जाती है और नील के करीब आने लगती है। देखते ही देखते ये लोग आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अगले दिन रानी नील के लिए बाजार से मटन लेकर आती है और किचन में बनाने जाती है पर तभी लता उसे रोक देती है। कहती है ये सब यहाँ नहीं बनेगा। ये देख रिशु रानी को एक अलग किचन दे देता है। इसके बाद रानी बड़े चाव से नील के लिए मटन बनाती है। रानी मटन लेकर नील के पास जा ही रही होती है कि तभी लता वहाँ आ जाती है और रानी से कहती है, नील तो चला गया, तुम ये मटन वहीं रख दो, जब रिशु आएगा तो उसे खिला देना। ये सुन रानी को झटका लगता है और उसका दिल टूट जाता है। दरअसल नील एक प्ले बॉय था जो नए नए लड़कियों की फीलिंग्स के साथ खेलता था और उसके साथ संबंध बनाता था। नील ने तो रानी से वादा किया था कि उसे दिल्ली लेकर जाएगा पर नील बिना कुछ बोले धोखा देकर निकल जाता है। इसके थोड़े देर बाद रिशु ऑफिस से घर आ जाता है और यहाँ रानी उसे खाना परोसती है। दोनों खाने के लिए बैठ जाते हैं। इसके बाद रिशु रानी से कहता है, मटन बड़ा स्वादिष्ट बना है। पर तभी रानी रिशु से कहती है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इस पर रिशु कहता है, बोलो ना क्या बात है। तभी रानी कहती है, मैं नील से प्यार करने लगी थी और उसके साथ मैं फिजिकल भी हुई थी। यह सुन रिशु का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता पर उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। ठीक इसके अगले दिन रिशु नील से बदला लेने उसके घर के पास पहुंच जाता है। नील रिशु को गुस्से में देख समझ जाता है कि वो उसे मारने आया है। इसके बाद रिशु नील पर हमला करता है पर नील ज्यादा ताकतवर होने की वजह से रिशु को वहीं धो डालता है। मार खाने के बाद रिशु घर आता है और चुपचाप अपना काम करने लगता है। रिशु की ये हालत देख रानी उससे पूछती है, आप कहाँ गए थे और आपको ये चोट कैसे आई। इस पर रिशु कहता है, तुम्हारे लवर से पीट कर आया हूँ। ये सुन रानी कहती है, तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दो पर तुम खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। ये सुन रिशु गुस्से में कहता है, तुम मेरे ऊपर बस एक दया करो और मेरे घर से अभी के अभी निकल जाओ। रानी अपना बैग पैक कर वहाँ से निकलने लगती है कि तभी नील के कुछ फ्रेंड्स रानी को छेड़ते हुए कहते हैं, भाभी जी मैं भी नील जैसा हूँ, अगर आपको नील की कमी महसूस हो रही हो तो आप मुझे बुला लेना, मैं उसकी कमी पूरी कर दूंगा। ये सुन रानी भड़क जाती है और रिशु से कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं रहूंगा आपके साथ, मुझे आप जो सजा देना चाहें आप दे सकते हैं, मैं सब कुछ सह लूंगी पर तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इसके बाद दोनों एक ही छत के नीचे रहने लगते हैं। यहाँ रिशु रानी को तकलीफ पहुंचाने के लिए नई नई तरकीबें सोचता है। एक दिन जब रानी कपड़े लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी वो सीढ़ियों से फिसलकर नीचे गिर जाती है। रानी जब सीढ़ियों की तरफ देखती है तो उसे पेपर सॉप दिखता है। ये देख रानी को समझ आ जाता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। इसके बाद रानी रिशु से लॉन्ड्री वाले को देने के लिए पैसे मांगती है। इस पर रिशु कहता है, वॉलेट अंदर रखा है। जब रानी वॉलेट से पैसे निकाल रही होती है तभी उसे वो सॉप पेपर दिखता है जो उस सीढ़ियों में पड़े हुए थे। ये देख रानी को समझ आ जाता है कि ये काम रिशु ने किया है। अब इसी तरह रिशु रानी को हर दिन तड़पाने लगा था। अगले दिन रिशु छत पे ड्रिंक कर रहा होता है। उसी वक्त रानी वहाँ आती है और रिशु से कहती है, मुझे इस तरह तड़पाने से तुम्हें क्या मिलेगा, एक काम करो तुम मुझे एक ही बार में मार डालो।
इस पर रिशु कहता है, जैसे तुम अभी तड़प रही हो वैसे मैं भी उस इंसिडेंट के बाद हर रोज तड़पता हूँ। मैं अगर तुम्हें मारना चाहता तो कब का मार देता, पर ये मोहब्बत भी साली कुत्ती चीज है, अगर तुमसे ना होती तुम्हें कब का खत्म कर देता। इसके बाद दोनों इमोशनल हो जाते हैं और धीरे धीरे फिर से ये लोग करीब आने लगते हैं। इसके बाद ये लोग वेकेशन पर जाते हैं, खूब मजे करते हैं। अगले दिन रिशु और रानी कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ नील दिख जाता है, जो अपने जीएफ के साथ बाइक पर बैठा होता है। नील रिशु को देखकर टोन मारते हुए कहता है, रानी जी अगर आपको रिशु भैया खुश ना कर पाए तो आप मेरे पास चले आना। ये सुन रिशु भड़क जाता है और नील को कुत्तों की तरह भगाता है, पर नील जैसे तैसे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकल लेता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ इंस्पेक्टर किशोर रानी के घर के आस-पास के लोगों से पूछताछ करता है कि तभी रानी के एक पड़ोसन इंस्पेक्टर को बताते हुए कहती है कि उस दिन मैंने एक लड़के को देखा था जो कैप लगा के रिशु के घर के अंदर गया था। उसके थोड़ी देर बाद रिशु हाथ में बहुत सारे पैकेट लेकर घर के अंदर गया और उसके ठीक 1 घंटे बाद रानी घर से बाहर निकली और थोड़ी आगे जाकर एक बच्ची को बोली, बेटा रिशु चाचू को जाकर बोलो गेट अंदर से लॉक कर दे। बच्ची जब ये बोलने जाती है तब वो देखती है कि गेट पहले से ही अंदर से लॉक है। इसके बाद किशोर वहाँ खड़े रिक्शे वाले से पूछताछ करता है। रिक्शा वाला इंस्पेक्टर से कहता है, मैंने तो बस मैडम को मीट मार्केट छोड़ा था, उसके बाद मैं उसे वहाँ से पिकअप करके वापस यहीं छोड़ा। फिर मैडम रिक्शे से उतरकर कुत्तों को मटन के कुछ टुकड़े खिलाने लगती है कि तभी अचानक से मैडम के घर में धमाका होता है और वो डरती हुई घर के अंदर जाती है। इसके बाद इंस्पेक्टर किशोर को थाने से कॉल आता है और जूनियर इंस्पेक्टर किशोर से कहता है, साहब हमें कुछ इम्पोर्टेंट सबूत हाथ लगे हैं, आप जल्दी से थाने आइए। किशोर थाना पहुंचता है और सीसीटीवी फुटेज में देखता है जहां एक आदमी नदी पार करके भाग रहा होता है और ये नदी रिशु के घर के ठीक पास में थी। ये देख किशोर को पूरी तरह रानी के ऊपर शक हो जाता है। इसके अगले दिन किशोर रानी को थाने बुलाता है, उसे लॉकअप में बंद करके टॉर्चर करने लगता है, पर वो फिर भी मुंह नहीं खोलती। इसके अगले दिन किशोर लाई डिटेक्टर ऑफिसर को बुलाता है और रानी को सामने बिठाकर लाई डिटेक्टर टेस्ट करते हुए पूछता है, जिस दिन रिशु की हत्या हुई थी उस दिन रिशु के मम्मी पापा कहाँ थे। इस पर रानी कहती है, उस दिन रिशु के मम्मी पापा गांव के लिए निकल गए थे, उसी दिन रिशु के कुछ दोस्त दावत के लिए आने वाले थे। मैंने रिशु को बाजार से कुछ सामान लेने को भेजा था, पर तभी थोड़ी देर बाद वहाँ नील टपक जाता है और मुझे परेशान करते हुए कहता है, तुम्हारे पति सच में काफी भोले हैं, हम दोनों के नाजायज रिश्ते जानने के बाद भी वो तुम्हें माफ कर दिया। मुझे तो अब उस पर तरस आता है। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ रिशु पहुंच जाता है और मुझसे कहता है, तुम बाहर जाओ मैं इसे संभाल लूंगा। इसके बाद मैं वहाँ से निकल जाती हूँ और मार्केट चली जाती हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं कुत्तों को थोड़ी बहुत मीट खिला रही होती हूँ कि तभी मेरे घर ब्लास्ट होता है। मैं जब भागकर घर के अंदर जाती हूँ तो मुझे रिशु का कटा हुआ हाथ दिखता है। ये सुनने के बाद लाई डिटेक्टर ऑफिसर कहता है, ये सच बोल रही है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल वो इस टेस्ट को देने के पहले अपने सैंडल में एक कील चुभा लेती है, जिससे उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और वो जब टेस्ट दे रही होती है तब उसका हार्ट बीट पहले से ही फास्ट होता है, जिससे लाई डिटेक्टर में कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद रानी के ऊपर से सारी एलिगेशंस हट जाती है। इसके 5 साल बाद किशोर ट्रांसफर होकर दूसरी जगह जा रहा होता है कि तभी रेलवे स्टेशन के बुक स्टॉल में वही दिनेश पंडित की क्राइम नॉवल बुक दिखती है। वो उस बुक को खरीद लेता है और ट्रेन में पढ़ने लगता है। दरअसल इस बुक की जिक्र रानी ने पहले भी इंस्पेक्टर किशोर के सामने किया था, पर ये उस टाइम नहीं समझ पाया था। अभी जब ये बुक किशोर पढ़ रहा होता है तब उसे केस की सारी कड़ियां जुड़ती हुई दिखती है। यहाँ हम देखते हैं उस दिन रिशु बाजार से सामान लेकर घर पहुँचता है, तब वहाँ वो नील को देखता है जो रानी को परेशान कर रहा होता है। तभी रिशु नील से कहता है, देख भाई, पास्ट में जो भी हुआ मैं अब उसे याद नहीं करना चाहता और तेरे भलाई के लिए कह रहा हूँ, तू यहाँ से चला जा। इस पर नील कहता है, मैं तो चला जाऊंगा पर आपको एक चीज दिखानी है। नील रिशु को एक वीडियो दिखाता है जिसमें रानी और नील मजे कर रहे होते हैं। फिर वो उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है, मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा जिससे और भी लोग मजे लेंगे। ये सुन रिशु का दिमाग फिर जाता है और वो नील के ऊपर हमला कर देता है, पर रिशु उसके सामने कमजोर पड़ने लगता है और नील उसका गला दबाकर मारने वाला होता है कि तभी रानी उसे मीट
मीट के बड़े हिस्से को उठाकर नील के सर पे हमला कर देती है, जिससे नील की उसी वक्त मौत हो जाती है। ये नील की बॉडी देख रानी घबराने लगती है और रिशु से कहती है मुझे पुलिस स्टेशन लेके चलो, मैं वहाँ सब कुछ बता दूंगी। ये सुन रिशु रानी से कहता है तुमने कुछ गलत नहीं किया, अभी तुम घबराना बंद करो और मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। इसके बाद रिशु नील की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करता है और अपना भी एक हाथ काट लेता है, जिसमें रिशु ने रानी के नाम का टैटू बनवाया था। इसके बाद रिशु नील के कपड़े पहन लेता है और रानी से कहता है तुमने जिस मीट के टुकड़े से नील के ऊपर हमला किया था उसे मार्केट ले जाकर छोटे छोटे टुकड़े करवा लेना और घर के बाहर कुत्तों को खिला देना, जिससे पुलिस वालों को ये मर्डर वेपन नहीं मिलेगा। रिशु के कहे मुताबिक रानी उस टुकड़े को मीट मार्केट लेकर चली जाती है और उसके छोटे छोटे हिस्से करवाकर कुत्तों को खिला देती है। दूसरी तरफ रिशु प्लान के मुताबिक गैस सिलेंडर लीक करके पीछे के रास्ते से निकल जाता है। धमाका होते ही रानी उसी वक्त घर के अंदर आ जाती है, जैसा हमने पहले सीन में देखा था। यहाँ रिशु नदी पार करके वहाँ से भाग रहा होता है। ये वही सीन थी जिसे इंस्पेक्टर किशोर ने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। यहाँ किशोर को समझ आ जाता है कि ये आइडिया इन लोगों को इसी दिनेश पंडित नाम के क्राइम नोवेल बुक से मिली थी। इसके अगले सीन में रानी को देखते हैं जो रेलवे स्टेशन पर अकेली चल रही होती है, पर तभी पीछे से रिशु आता है और रानी का हाथ थाम लेता है। स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ आपको ये एंडिंग क्लाइमेक्स काफी मजेदार लगा होगा। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि इसके बाद मैं हसीन दिलरुबा का पार्ट 2 अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।